नमस्कार और जय हिंद मेरे सभी प्यारे मित्रों को। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर ज्ञान में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतर चल रही होगी। मित्रों, आज की जो हमारी क्लास होगी, इस क्लास में हम लोग जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम लोग आर्टिकल के बारे में देख रहे थे, जो हमारी पॉलिटी थी, पॉलिटी के जो आर्टिकल्स थे या अनुच्छेद थे उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। उससे रिलेटेड ये हम लोगों की सेकेंड वीडियो है। ठीक है, पहला वीडियो जो है वो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो या तो मैं आई बटन में यहाँ कोने पे सजेस्ट कर दूंगा वीडियो के बीच में, ठीक है, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं इसका दे दूंगा। अगर उस वीडियो को आप लोग देखना चाहते हैं तो वहां से जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें भी जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग जो हमारे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट इसका मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो हमारे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, इनके बारे में, और इसके अलावा जो संसद है, हमारा संसद, ठीक है, तो संसद से रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड, हमारे राष्ट्रपति से रिलेटेड, ठीक है, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड और संसद से जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो सकते हैं और या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं, उन आर्टिकल्स को आज की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मित्रों, आज की क्लास का जो हम पहला टॉपिक अपना लेते हैं वो लेते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, या राष्ट्रपति। तो अपने राष्ट्रपति के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल हैं या अनुच्छेद हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो आर्टिकल 52 हमारा होता है, 52, इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ मैंने लिखा है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आपको केवल ये याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो आर्टिकल 52 में। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद या किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 53 की बात करते हैं तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका का प्रयोग, कि कार्यपालिका का राष्ट्रपति किस हिसाब से प्रयोग करता है उसके बारे में है आर्टिकल ये। ठीक है, आर्टिकल 54 के बारे में बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव दिया गया है। ठीक है, देखिए दो चीज यहाँ पे है, आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55, इन दोनों में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अभी मैं आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ कि आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में डिफरेंस क्या है। देखिए, आर्टिकल 54 जो है इसमें दिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है, यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, की राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करता है। या और जो आर्टिकल 55 है हमारा, इसमें दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, कि किस प्रक्रिया के तहत हम राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, ये चीज है। ठीक है, इसका मतलब आर्टिकल 54 में क्या बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करता है, ठीक है, और आर्टिकल 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रक्रिया के बारे में बात किया गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग 54 और 55 में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। तो चलिए पहले आर्टिकल जो हमारा 54 है उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 54 जो दिया गया है जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव है, तो केवल आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में किसमें बताया गया है, आर्टिकल 54 में बताया गया है। और ये बताता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो चुनाव के द्वारा आता है, राष्ट्रपति जो होता है वो चुनाव के द्वारा होता है, ऐसे ही किसी को नहीं हम राष्ट्रपति बना देते। ठीक है, और तीन चीजें और आप लोगों को याद रखनी, क्या क्या, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा जो है वो क्या है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसका मतलब लोकसभा और राज्यसभा तो करते ही, हमारे संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो राज्य विधानसभा है उसके सदस्य भी करते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज क्या याद रखना है आपको, कि देखिए जो हमारा यूनियन टेरिटरी है या जिसको हम कहते हैं संघ, हमारे जो संघ क्षेत्र हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उसमें से दिल्ली और पौंडीचेरी, ठीक है, दिल्ली और पौंडीचेरी, केवल ये दिल्ली और पौंडीचेरी जो हमारे केंद्र शासित शासित प्रदेश हैं, इनमें से इनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है कि संघ शासित प्रदेश जो है इनमें से केवल जो दिल्ली है, दिल्ली और जो पौंडीचेरी है, केवल ये दो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनके केवल विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, बाकी किसी के नहीं। तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल 54 है वो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है कि राष्ट्रपति जो होगा वो इलेक्ट होके आएगा, मतलब चुनाव के माध्यम से आएगा। और ये जो तीन लोग हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, वो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितने भी राज्य हैं भारत में, उन सारे राज्यों के जो विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य। और तीसरा जो है दिल्ली और पौंडीचेरी जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं, इनमें से केवल दिल्ली और पौंडीचेरी जो होंगे, इनके विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भाग लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आर्टिकल 54 आप लोग समझ गए होंगे। आर्टिकल 55 की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 55 की, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जितने भी मैं आर्टिकल करा रहा हूँ, ठीक है, ये सारे आर्टिकल जो है वो किसी ना किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है,
तो अगर प्रेसिडेंट से, जितना मैं बता रहा हूँ, इतने आर्टिकल आप अगर अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो आपका प्रेसिडेंट से, या जितने भी मैं आर्टिकल वीडियो जो मैंने वो पहला पार्ट अपलोड किया इसका, वो और ये जो दूसरा पार्ट, ये अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो पॉलिटी से कभी भी आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए आर्टिकल 55 की हम बात करते हैं। तो देखिए आर्टिकल 55 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया बताई गई। जैसे आर्टिकल जो 54 था हमारा, जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें ये बताया गया था कि राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचन के द्वारा आता है। राष्ट्रपति जो होता है वो निर्वाचन के द्वारा आता है, उसका इलेक्शन होता है। लेकिन और कौन कौन करता है उसके बारे में बताया था, ठीक। लेकिन आर्टिकल 55 जो है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि जो प्रोसीजर है, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, उसके बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा। तो आपको ये चीज जाके अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि ये जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली है, ये होता क्या है। लेकिन आपको केवल ये याद रखना है कि आर्टिकल जो 55 है वो क्या बताता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को बताता है, ठीक है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लीजिए, आर्टिकल 56 है। आर्टिकल 56 क्या बताता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल बताता है, ठीक है। आर्टिकल 56 में क्या है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बताता है। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष होता है। आप लोगों को एक चीज और याद रखना है, ये तो याद ही रखना है कि आर्टिकल जो 56 है, 56 है, वो राष्ट्रपति का कार्यकाल बताता है कि 5 वर्ष होता है। लेकिन एक चीज और आप लोगों को याद रखना है, क्या कि राष्ट्रपति जो होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और यहाँ ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये उत्क्रमणिता का सिंबल है। ये दिखाता है कि जैसे आप आगे जा रहे हैं उसी तरीके से आप पीछे भी आ सकते हैं, मतलब आगे वाली चीज से पीछे वाली चीज प्राप्त की जा सकती है। तो सेम वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ जो उपराष्ट्रपति है उसको त्यागपत्र कौन देता है, राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना होगा तो वो किसको देगा, राष्ट्रपति को। तो ये आर्टिकल 56 आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है, और राष्ट्रपति जो होता है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो आर्टिकल हमारा 57 है उसको देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल जो हमारा 57 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 57 हमारा कहता है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। आर्टिकल 57 में क्या बताया गया है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। पुनर्निर्वाचन का मतलब क्या हुआ कि जैसे इंडिया में जो भारत है हमारा, भारत में ये राष्ट्रपति के पद की कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। कोई लिमिट नहीं है कि कितनी बार आप बन सकते हैं, ठीक है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, संविधान में ऐसा कोई लिमिट नहीं रखा गया है कि कितनी बार बढ़ सकते हैं। एक बार अगर आप जीत गए हैं तो दूसरी बार भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, तीसरी बार भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं तो राष्ट्रपति बन सकते हैं 3 बार, 4 बार, 5 बार। उसके लिए किसी भी तरीके का लिमिटेशन नहीं हमारे आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। तो वही आर्टिकल 57 हमारा बताता है राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, की एक बार अगर कोई राष्ट्रपति हो गया तो 2 बार, 3 बार, 4 बार वो बन सकता है। पुनः निर्वाचन उसका किया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है इसके लिए। जैसे अमेरिका में क्या है, आप मैक्सिमम 2 बार, अमेरिका में कोई भी प्रेसिडेंट मैक्सिमम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है और 4 साल उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, तो वही आर्टिकल 57 में बताया गया, ठीक है। चलिए आर्टिकल 58 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 58 में कहा गया कि राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं, कि जैसे भारत का नागरिक हो, पागल व दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पे न हो, ठीक है, 35 वर्ष की आयु रखता हो। ये मैंने इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए आयु कितनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। और इसके साथ साथ जो आर्टिकल हमारा 58 दिया गया है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता, आर्टिकल 58 में, इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 60 की बात करते हैं तो आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ है। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट, दो चीजें। आर्टिकल 60 भी आप लोगों को याद रखना है कि इसमें क्या है, राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। और दूसरी चीज ये भी याद रखना है कि भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश वही क्या करता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। और आर्टिकल 60 तो याद ही रखना है कि इस राष्ट्रपति का शपथ के बारे में बताया गया आर्टिकल 60 में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है आर्टिकल 61, इसको आप चाहे तो इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 61 मैक्सिमम बार पूछा गया, सबसे मैक्सिमम बार पूछा गया क्वेश्चन आर्टिकल 61 है, क्या, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को साधारण तरीके से नहीं हटाया जा सकता, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो महाभियोग कैसे लगाते हैं, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, इसको चाहे तो आप जाके पढ़ सकते, सॉरी,
बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आप लोग को याद रखना है कि राष्ट्रपति जो आर्टिकल 61 होता है, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। और आर्टिकल 61 की जैसा ही आर्टिकल जो 72 है हमारा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ, कि राष्ट्रपति जो है वो किसी की सजा को या तो कम करवा सकता है या तो बिल्कुल माफ करवा सकता है। जैसे अगर किसी को आजीवन कारावास मिला है तो उसको 2 साल या 4 साल सजा दे सकता है। 2 साल या 4 साल सजा है तो उसको क्या कर सकता है, छुड़वा सकता है। ये जो क्षमादान की शक्ति है, इसी के तहत राष्ट्रपति जो है किसी को चाहे तो मृत्यु दंड अगर मिला मिला हो तो उसकी मृत्यु दंड की जो सजा है उसको क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। तो यही जो आर्टिकल हमारा दिया गया है इसी के तहत, आर्टिकल 72 के तहत, ये चीज आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। आर्टिकल 80 की बात करते हैं तो आर्टिकल 80 में बताया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। देखिए राष्ट्रपति जो है ना, ये चीज भी आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। और किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 80 के तहत। ये चीज आप लोग को याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि और जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं राष्ट्रपति से संबंधित उसको। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 80 72 हम लोगों ने देख लिया। ठीक है। आर्टिकल 80 हम लोगों ने देख लिया। अब आर्टिकल 123 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 123 में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अध्यादेश का मतलब क्या होता है, अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब होता है आधा आदेश। मतलब आधा आदेश का मतलब ये है कि देखिए जब संसद जो है, संसद, ठीक है, जब संसद जो है, संसद की जो मीटिंग है, ठीक है, सत्र नहीं लग रहा होता है संसद का, अगर किसी भी नियम की ज़रूरत पड़ गई या किसी भी ऐसे कानून की ज़रूरत पड़ गई जो और संसद तो चूँकि आ नहीं सकता और संसद पे कोई रूल पारित होता है तभी जाके वो नियम बनता है। तो इसीलिए क्या करता है राष्ट्रपति जो होता है आर्टिकल 123 के तहत इसका यूज़ करके एक अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है, एक अध्यादेश जारी करता है और वो अध्यादेश ही क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। और जब तक संसद का सत्र जब तक नहीं आ जाता, ठीक है, संसद का सत्र जब तक नहीं आ जाता और जो भी सब्जेक्ट है या जो भी विषय है जिस पे कानून बनाना होता है, जो अध्यादेश के माध्यम से चल रहा होता है, जब संसद अपना क्या करता है, सत्र लगाता है, तो उस सत्र में जो भी नियम उसका होता है पारित करता है और इस अध्यादेश को समाप्त करके संसद द्वारा जो बना हुआ नियम होता है वो लागू हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 123 के तहत अगर संसद जो है वो सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति जो क्या है, किसी भी विषय है, कोई भी विषय है तो उसके उस पे क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है और इस अध्यादेश के माध्यम से ही उस विषय का जो भी समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है या यही अध्यादेश जारी हो जाता है उस पार्टिकुलर विषय के लिए। ठीक है। आर्टिकल 143 की बात करते हैं तो आर्टिकल 143 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति है। जैसे क्या होता है कि कोई भी, मान लीजिए संसद से कोई भी बिल पारित हुआ और वो राष्ट्रपति के पास चला आया या राष्ट्रपति के पास कोई भी ऐसी समस्या है जिसमें वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सहायता लेना चाहता है या सुप्रीम कोर्ट के जज की सहायता लेना चाहता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के लिए क्या करता है, आर्टिकल 143 का यूज करता है। और आर्टिकल 143 के तहत जो होता है वो राष्ट्रपति जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट से सहायता लेने की शक्ति उसमें है। दूसरी चीज और आप लोग याद रखिएगा क्या, कि ये जो सलाह लेता है राष्ट्रपति ना, वो बाध्य नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दिया उसको राष्ट्रपति माने, ये बाध्यता नहीं होती है, केवल सलाह लेने की बाध्यता है। बाकी वो अपने हिसाब से जो भी चीज है वो करने के लिए स्वतंत्र है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है इसको मानने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 100 आर्टिकल अब देख लीजिए जो इमरजेंसी जो हमारे देश में लगती है, ठीक है, राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो 3 तरीके की शक्ति है। जो हमारे संविधान में इमरजेंसी की बात की गई है तो 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। ठीक है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रपति शासन, जो राष्ट्रपति शासन होता है अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये राज्यों में लगता है। और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। तो जो आर्टिकल हमारा ये तीनों दिया गया, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, इन तीनों आर्टिकल में क्या बताया गया, आपातकाल की शक्ति बताई गई है। किसकी, आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति। ठीक है। तो देखिएगा इसमें आर्टिकल 352 क्या कहता है, आर्टिकल 352 कहता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब क्या हुआ कि कभी भी जब देश में युद्ध की स्थिति आ जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए देश में, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री की कहने पे या प्रधानमंत्री की सलाह पे जो राष्ट्रपति होता है वो क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देता है। ठीक है। दूसरा आप लोग को याद रखना है आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 के तहत जो होता है वो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, राज्यपाल की, किसकी, राज्यपाल जो होता है ना, राज्यपाल,
हर राज्य का राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल जो होते हैं ये जब सलाह देते हैं तो ये राष्ट्रपति शासन क्या होता है, लागू हो जाता है। और ये जो आर्टिकल 352 है ये राज्य में लगता है। देखिए राज्यपाल की रिपोर्ट पर ये लगता है, जो आर्टिकल 356 है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। आर्टिकल 360 की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 360 में क्या है, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल, क्या है, वित्तीय आपातकाल। और जो वित्तीय आपातकाल है अभी तक जो है इसका प्रयोग हमारे देश में नहीं हुआ है। जो वित्तीय आपातकाल है इसका प्रयोग जो है अभी तक हमारे देश में नहीं हुआ है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और सबसे जो लास्ट आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित हमारा, वो है आर्टिकल 108, ठीक है। आर्टिकल 108 में क्या बताया गया, आर्टिकल 108 बताता है राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति है। यहाँ पूरा देख लीजिए, राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने की बढ़ती, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी भी रूल को लेके अगर संसद के दोनों पक्षों में, ठीक है, जो लोकसभा हमारी होती है, लोकसभा और राज्यसभा, इन्हीं से मिलकर संसद बना होता है। राष्ट्रपति भी इसका अंग होता है लेकिन उसको छोड़ देते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो जब ये लोकसभा और राज्यसभा जो होता है, संसद का सत्र या लोकसभा और राज्यसभा में किसी नियम को लेके, किसी कानून को लेके एकमत नहीं होता है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से रुष्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो होता है राष्ट्रपति 108 का उपयोग करके संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक है। और इस संयुक्त बैठक की क्वेश्चन पूछता है, अध्यक्षता कौन करता है, तो जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वही इस जो संयुक्त बैठक होती है उसकी क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा जो प्रेसिडेंट थे, हमारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उन आर्टिकल को हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है या उपराष्ट्रपति है, इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं आर्टिकल से संबंधित, उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मित्रों उपराष्ट्रपति से जो रिलेटेड है, हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या उपराष्ट्रपति जो होते हैं, इनसे रिलेटेड केवल हम लोग को ये जो 5 आर्टिकल है, ये 5 आर्टिकल ही देखने हैं। वैसे भी उपराष्ट्रपति से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, या पूछता भी है तो ये जो 5 आर्टिकल हमारे हैं इन्हीं 5 आर्टिकल में से पूछता है, ठीक है। और जो एक आध क्वेश्चन और है उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं आर्टिकल उपराष्ट्रपति से रिलेटेड। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि जो आर्टिकल 63 से लेके 70 तक जो है वो वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति के बारे में लिया गया है, बताया गया। और जो उपराष्ट्रपति का पद है ना, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से। ये चीज, ये एडिशनल पॉइंट है कि जो उपराष्ट्रपति का पद है वो कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 63 जो है ये उपराष्ट्रपति का के पद के बारे में बताता है। जैसे आर्टिकल 52 हमारा था प्रेसिडेंट के बारे में बताता था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरीके से आर्टिकल 63 जो है ये उपराष्ट्रपति के पद के बारे में बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति का जो पद है वो लिया कहाँ से गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। चलिए आर्टिकल 64 के बारे में बात कर लेते हैं। जो आर्टिकल 64 है उसमें ये बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा ना वो राज्यसभा का सभापति होगा। आप लोगों को ये चीज तो पता ही होगा कि जो राज्यसभा है ना, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो इसी के बारे में आर्टिकल 64 में बताया गया है, ठीक है। देखिए आर्टिकल 66 की बात करते हैं। आर्टिकल 66 में क्या बताया गया है, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया। अब देखिएगा प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया गया, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का ना, वो क्या होता है, इलेक्ट होता है या चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। तो कौन कौन उसके चुनाव में भाग लेते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं केवल यही जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और कोई नहीं। कौन कौन, केवल लोकसभा, ठीक है, और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, वो केवल भाग लेते हैं, ठीक है। आर्टिकल 67 के बारे में बात करते हैं। तो आर्टिकल 67 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितना होगा, 5 वर्ष होगा। कितना होगा, 5 वर्ष होगा। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर लिया आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा, ठीक है। और लास्ट जो आर्टिकल है उपराष्ट्रपति से आप लोगों को जो याद रखना वो आर्टिकल 69 के बारे में, कि उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति। कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति। याद रखिएगा जो राष्ट्रपति थे इनको कौन दिलाता था, इनको दिलाता था CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो दिलाता है राष्ट्रपति को। लेकिन उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाएगा शपथ उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और एक चीज और मैंने बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होगा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति जो होंगे अपना त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए आज की क्लास का जो हमारा अंतिम टॉपिक है, ठीक है, अपने संसद के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि संसद के बारे में क्या क्या चीजें हमें जाननी है और कौन कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो देखिएगा आर्टिकल या पार्लियामेंट, संसद के बारे में बात करते हैं, पार्लियामेंट के बारे में। तो आर्टिकल देखिए, 3 आर्टिकल तो आप लोगों को विशेष रूप से याद ही रखना है। कौन-कौन? कि आर्टिकल 79 में भारत की संसद के बारे में बताया गया है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में और आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। तो आप लोगों को तनिक भी कन्फ्यूज़्ड नहीं होना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो राज्यसभा होता है, जो हमारा राज्यसभा होता है, ये क्या होता है? अपर हाउस होता है, और जो लोकसभा होता है वो क्या होता है? लोअर हाउस होता है कि नहीं होता है? तो 79 तो आप लोगों को याद ही रखना है। 79 में क्या है हमारा, सॉरी, 79 में क्या है हमारा? पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। और राज्यसभा बड़ा है तो 80 में बताया गया है, और लोकसभा छोटा है तो 81 में बताया गया है। मतलब सीक्वेंस है, बिल्कुल लगातार, ठीक है। 79 में पार्लियामेंट है, मतलब 79 में पार्लियामेंट है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो 79 में जो बताया गया वो क्या बताया? भारत की संसद के बारे में बताया गया। तो मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया कि संसद किससे किससे मिलकर बना होता है? जो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और हमारे राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर जो होता है भारत की संसद का निर्माण होता है। देखिए, राज्यसभा जो होता है हमारा, आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होती है राज्यसभा के बारे में क्या है कि इसको उच्च सदन सदन कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि उच्च सदन किसको कहते हैं? तो जो राज्यसभा होती है इसी को उच्च सदन कहते हैं। दूसरा, जो इसका कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्य का, वो 6 वर्ष होता है, 5 वर्ष नहीं होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 6 वर्ष। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अधिकतम जो संख्या होती है राज्यसभा के सदस्यों की, वो 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 250, जिनमें से 238 जो होती हैं वो निर्वाचित होते हैं, और 12 जो होती हैं इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। पीछे मैंने बताया आर्टिकल 80 का, 80 के तहत ना मैंने बताया कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, और 238 जो सदस्य होते हैं उनका क्या होता है? निर्वाचन होता है या चुनाव होता है। और टोटल मिला के 250 जो होती हैं वो अधिकतम संख्या होनी चाहिए, ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि और इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है राज्यसभा से संबंधित क्या है कि देखिएगा, जो चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा, इसके जो सदस्य हैं वो कितने वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं? तो 2 वर्ष पे, ठीक है। और या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा में वो हर 2 वर्ष पर कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य। कितने? 1/3 सदस्य। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को याद रखना है कि कितने वर्ष पे? 2 वर्ष पर, और कितने सदस्य? 1/3 सदस्य हमेशा सेवानिवृत्त होते हैं, और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट आप लोग को याद रखना है, उसको क्या याद रखना है कि जो हमारा राज्यसभा होता है, जो हमारा राज्यसभा होता है वो स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब इसको भंग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि जब से हमारा पार्लियामेंट का हमारे गठन हुआ, या पहली लोकसभा जब से गठित हुई है, तभी से हमारा जो राज्यसभा है वो चलता चला आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य उसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो इसीलिए लगातार उसमें सदस्य चलते जाते हैं, उनका चुनाव होता रहता है, उनका चुनाव होता रहता है, वो क्या होते हैं? निर्वाचित होते रहते हैं, और जो उनका सेवानिवृत्त है वो भी होता रहता है, तो वो लगातार चलता रहता है, कंटिन्यू प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ कहा गया है कि ये एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता। ये भंग नहीं होता, ये प्रॉपर कंटिन्यूअस चलता आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब आर्टिकल हम लोकसभा के बारे में अपनी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लोकसभा से संबंधित जो आर्टिकल है वो क्या जानना है कि आर्टिकल 81 में हमारे लोकसभा का वर्णन है, या लोकसभा के बारे में बताया गया है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एडिशनल पॉइंट है, वो क्या आपको याद रखना है कि इसको निम्न सदन कहते हैं। जो लोकसभा है इसको क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। दूसरा चीज़ है, इसी को कहते हैं अस्थायी सदन। क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। क्यों अस्थायी सदन कहते हैं? क्योंकि इसे 5 वर्ष बाद या उससे पहले, या तो 5 वर्ष बाद या उससे पहले राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, जैसे जब होता है, एक आपने सुना होगा विश्वास मत होता है, ठीक है, एक होता है ना अविश्वास प्रस्ताव। तो जो अविश्वास प्रस्ताव जो होता है अगर संसद में पारित हो जाता है, अगर अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो संसद में अगर पारित हो जाता है, ठीक है, तो जो मंत्रिमंडल है, हमारी जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल जो होती है, मंत्रिमंडल वो क्या होती है? मंत्रिमंडल जो होती है उसको इस्तीफा देना पड़ता है। उसको क्या देना पड़ता है? इस्तीफा।
ठीक है। तो जब वो इस्तीफा दे देती है, तो इस्तीफा देने के बाद क्या हो जाता है, इस्तीफा देने के बाद जो होता है, वो जो लोकसभा होती है, वो लोकसभा का क्या मतलब है, जो मंत्रिमंडल होती है वो भंग हो जाती है। क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। जब मंत्रिमंडल ही भंग हो जाती है, तो जो लोकसभा है वो भी क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। तो इसको भंग करने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अगर लोकसभा भंग नहीं होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। एक चीज और याद रखिएगा कि जो आयु होती है ना, आयु लोकसभा के सदस्य बनने की, वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं लोकसभा से संबंधित, ये भी याद रखना, और ये भी याद रखना कि लोकसभा का जो है हमारे आर्टिकल में, आर्टिकल 81 में, हमारे संविधान के आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। ठीक है। और 2 इंपॉर्टेंट चीजें और हैं लोकसभा से आप लोग को याद रखना है कि आर्टिकल 110 के बारे में अगर बात करें, तो इसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया। आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक के बारे में है। और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, वही ये प्रमाणित करता है कि जो धन विधेयक है, वो धन विधेयक वास्तव में कब होगा, या धन विधेयक है कि नहीं है। ये परिभाषित कौन करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वही इसको प्रमाणित करता है। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। और जो आर्टिकल 84 हमारा है, उसमें दिया गया संसद की योग्यताओं के बारे में। ठीक है। संसद सदस्यों की योग्यताओं के बारे में आर्टिकल 84 में दिया गया। ठीक है। तो मित्रों, ये आज की जो हमारी क्लास थी, इस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने अपने प्रेसिडेंट के बारे में देखा, इसके अलावा वाइस जो प्रेसिडेंट थे उनके बारे में देखा, और इसके अलावा हम लोगों ने संसद के बारे में देखा। ठीक है। तो ये इतने अगर आप आर्टिकल तैयार कर लेते हैं, जितने भी मैंने आज की क्लास में कराए, तो कभी भी आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, अनुच्छेद से संबंधित, आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना रहने देते हैं। एक वीडियो में और लेके आऊंगा, जिसमें जो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद छूट गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो इनके अलावा है, एडिशनल जो हैं, ठीक है, जो एडिशनल हैं, जो छूट गए हैं, उनको मैं लेके आऊंगा। और जो स्रोत है हमारे संविधान के, जो स्रोत हैं, ठीक है, कि किन किन स्रोतों से और भी आर्टिकल्स हमारे संविधान में लिए गए हैं, तो उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकती हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर आगे की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।